Hello everyone, welcome to SCSH Publication. So today we are having Pramod Verma sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us और अब जब आपकी book हमारे साथ publish हो चुकी है and it is already available on all the platforms. So how are you feeling sir? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किताब लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमने आपसे अपना बुक पब्लिश कराया। और वैसे तो सोशल माध्यम पे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, क्लिक मारो दुनिया भर के आते हैं। लेकिन किससे आदमी करा रहा है, किससे संतुष्टि मिल रही कराने में, कौन आपकी नीड को पूरा करता है, वो माने रखता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बड़े कम टाइम में आपने हमारा बुक पब्लिश किया है और सारी चीजें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है सुन रही हैं। Amazing sir. Thank you so much for your kind words sir. और ये Yes. जो हमारी बुक है, हमारा कोई ये पर्पज नहीं है हम बुक को जो है अमेजोन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे बेचने का हमारा पर्पज है हमारे यहाँ भी है। ये बुक हमने अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी जहाँ है, जहाँ से हमारा जन्मभूमि जुड़ा हुआ है, उस पे लिखी हुई एक किताब है। वहाँ पे कैसे जीवन जीते हैं, वहाँ की शैली क्या है, और हम लोग का परिवार कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुंच गया। तो Um, अमेजोन पे डालने और लाचने का पर्पज इतनी है कि परिवार के जितने सदस्य हैं वो उनके तक बुक पहुंच जाए। और क्या होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी एक किताब लिखी थी, लेकिन उस समय कोई इतना सोशल माध्यम नहीं था, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं थे कि जब तक हम लोग समझदार हुए बुक मिली नहीं मुझे। उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी हुई थी। जी। ओके। अमेजिंग सर। सर जैसे आपने अपनी किताब के बारे में काफी कुछ थोड़ा बहुत लाइक यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। सो सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। वैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, मैं संक्षिप्त बताता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस ग्राम पुरैनिया, जिसके नाम से हमने किताब लिखी है, पोस्ट लाहौरा, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर ओके। हमारा नेटिव प्लेस है, जहाँ हम पैदा हुए हैं। जी। अगर मिर्जापुर के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है, जब से मिर्जापुर सीरीज आया हुआ है, जी किसी से बता बिल्कुल। दो मिर्जापुर के बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जितना सीरीज में दिखाया गया है आज की डेट में हकीकत उतना है नहीं। हो सकता है आज से 100 साल 150 साल पहले वो सब घटनाएं होती होंगी, लेकिन हकीकत में जितना उसमें दिखाया वो है नहीं। हमारा वहाँ नेटिव प्लेस है, हम वहां से पढ़े हैं। पढ़े का मतलब हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बड़े ही लोअर स्कूलिंग माध्यम से पढ़े हैं। तो हमारा बचपन की पढ़ाई प्राइमरी से लेकर के फिफ्थ तक, और फिर सिक्स से लेकर एट तक गांव पे ही हुई है। तो आज के दौर में जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 साल या 4 साल के हुए तो हम उनको कान स्कूल में भेज देते हैं। तो पहले वो LKG UKG में पढ़ते हैं। तो हम लोग के टाइम में सब था ही नहीं। मतलब शहरों में तो था, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में नहीं था। तो हम लोग बेर के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। मतलब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल का जो स्कूल था, एक बेर का पेड़ था, उसके नीचे पत्थर उत्थर रखे हुए थे। मतलब 100 साल पहले के वो पत्थर थे जिसमें हनुमान जी की मूर्ति बनी होती थी। और वहां हम लोग पढ़ने जाते थे, पटरी और वो लेकर के वहां से हमने पढ़ाई शुरू करी। अब बेर के नीचे पढ़ना कितना कठिन होता है वो हम लोग को, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता था। क्या होता है, बारिश हुई तो आदमी कहाँ जाएगा, आसपास कोई घर नहीं, कहीं छुपने के लिए तो छुट्टी हो जाती थी। तूफान आधी तूफान आते थे तो छुट्टी, तेज धूप होती थी तो छुट्टी, क्योंकि बैठ ही नहीं सकते हम लोग बेर के नीचे, कितनी देर तक बैठेगा आदमी। जो सामान्य मौसम होता था, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इतने टाइम ही पढ़ पाते थे। फिर जब तेज गर्मी होती थी तो स्कूल एकदम सुबह कर दी जाती थी कि बच्चों को धूप न लगे। मतलब ये आप मान लो कि हम लोग सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच जाते थे पैदल, और 10 बजते बजते 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, कितनी धूप होती थी, पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए हमने वहां से लिखा हुआ, हमने अपनी किताब में भी जो पढ़ाई की प्राइमरी स्कूल से, और जो हमने एट्थ तक पढ़ाई की उसके बारे में हमने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, कितने कठिन रास्तों से हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग के समय बच्चों को स्कूल ले जाना बड़ा कठिन काम होता था, बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते थे। तो उनको बताया जाता था, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त धूमधाम से हमारे समय में स्कूलों में मनाया जाता था। तो बच्चों को बताते थे कि आज जो मिठाइयाँ मिलेंगी और क्या नाम है वो,
आलू के पकौड़े मिलेंगे, क्या बोलते हैं, कच्चा आलू, हमारे यहाँ कच्चा आलू बोलते थे, आलू दम में। तो उस दिन कम से कम 200-250 बच्चे स्कूल पहुंच जाते थे कि आज जो है कुछ मिलेगा, उसके बाद जाते ही नहीं थे। मतलब हमारे स्कूल में कुल मिलाकर के नर्सरी के, और नर्सरी तो था ही नहीं उसे, हम लोग प्राइमरी कहते थे, कुल मिला के 20-25 बच्चे हुआ करते थे, या 50 मैक्सिमम। 50 में आने वालों की संख्या 10-12 होती थी, और किसी फंक्शन पे 100-200 बच्चे आ जाते थे गाँव से। तो वहां से हमने शुरू किया। फिर हमने लिखना तो हमारे पैशन में था नहीं। हम तो बड़ा शौक था मुझे इंजीनियर बनने का, तो हमने इंजीनियर कुछ, मतलब इतना हमारे पास साधन नहीं थे कि हम पढ़ाई कर सके, तो हमने 12th करने के बाद डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमने बीटेक किया और दिल्ली आ गए। मतलब मिर्जापुर बहुत छोटा शहर है, उस जमाने में पढ़ाई करने के बाद समझ में नहीं आता था क्या करें, वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है और न कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो हमने 1 साल रेणुकूट में हिंडाल्को इंडस्ट्री, वहाँ हमने अप्रेंटिसशिप की, बड़ा इंडस्ट्री। उसके बाद हम दिल्ली आ गए लाइफ स्ट्रगल करने, जिन जीविकापार्जन के लिए। मतलब एम लेके नहीं आए थे, जीविकापार्जन की 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिले, तो उसके लिए दिल्ली आना पड़ा। यहाँ से हमने अपनी लाइफ, और लिखने का पैशन तब हुआ। मैं पहली कविता आपको बताता हूँ मैं कब लिखा था। जी। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था, हम्म। तो उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था मिर्जापुर में, तो किराए के मकान में जहाँ रहता था, तो वहाँ एक पेपर आता था, उसका नाम था स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत पेपर लखनऊ से प्रकाशित होता था, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। रविवार का दिन था, तो मैं मकान मालिक के अखबार पढ़ रहा था, उसमें कुछ फोटो लिखे थे, फोटो बने थे। उसमें लिखा था कि आप यहाँ कविताएं लिखे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अच्छी कविता वाले को 100 रुपया, 100 या 150 से एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। ऐसे करके 3 पुरस्कार थे। तो मैं सोचा ये तो अच्छा चीज है, लिखते हैं। लाइफ में पहली बार मैंने फोटो देखकर एक कविता लिख के, और पोस्ट कार्ड पे मेरे ख्याल से 15 पैसे या 25 पैसे का पोस्ट कार्ड है, मैंने पोस्ट कर दिया और भूल गया। नेक्स्ट संडे को मैं सोचा कि वो अखबार कहाँ है, तो मुझे मिला नहीं। फिर काम पढ़ाई में लग गया। 1 महीने बाद स्कूल में जो है मनी ऑर्डर आया मेरे नाम से। तो प्रमोद बोला आपको मनी ऑर्डर आया। मैं कहा मुझे कौन पैसे भेजने वाला है स्कूल में। फिर उसे बताया जी, जब मैं गया उसको लेने पोस्टमैन के यहाँ, तो उन्होंने कहा जी आपका एक प्रकाशित हुआ है कोई किताब, वो पत्रिका, उसमें 100 या 150 रुपये। मतलब बड़ी खुशी हुई। तब से मैंने लिखने का, मतलब हमने तब से उसको लिखना शुरू किया। तो फाइनल ईयर आते आते मैं 8-10 कविताएं लिख चुका था। फिर उसके बाद किताब मेरी वहीं रुक गई, क्योंकि हमने एक डायरी बनाई, डायरी में सब लिखी, और फिर लाइफ के स्ट्रगल के दौर में आ गया, मैं भूल गया कि कैसे आगे लिखा जाता है। और फिर दोबारा मेरे 20 साल निकलने के बाद मैं 97 में दिल्ली आ गया। 97 में स्ट्रगल करते करते काम धंधा में इतना व्यस्त हो गया। दिल्ली की लाइफ शायद आपको पता हो, 1 वे की लाइफ है। जैसे ट्रैफिक मान में घुस गया, ये स्थिति हो जाती, पीछे नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा। जितनी तेज गाड़ी चलेगी, फिर या तो लेफ्ट लेगा या राइट लेगा, आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना। वैसी लाइफ हो गई। तो हमने चैनल शुरू हो गए, ये शुरू हो गए, हम पढ़ते रहे, लेकिन हमें वक्त ही नहीं मिलता था कि हम कुछ लिखें। मतलब 95 में जब दिल्ली आया तो इतना बिजी हो गया, तो मैंने कविता के स्टार्ट किया, अभी टाइम नहीं। तो लिखना शुरू किया हमने, 8-10 पेज लिखा होगा, और वैसे रुक गई कविता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था लिखने के लिए। जब 2019 में 90 कोविड आया, तो काम धंधा बंद, लोग सड़कों पे, सब घर के अंदर बंद। तो मेरे पास कोई काम नहीं था, क्या करूं, साइट बंद। मैं यहाँ करके नौकरी करने के बाद मैं अपना बिजनेस करने लगा, अच्छी अच्छी कंपनी में काम करने के बाद मेरा मन नहीं लगा काम करने में, नौकरी कर नहीं सकता था, तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता। क्योंकि हम अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम कंपनी के हित की बात करते हैं, बिल्कुल। और 95% लोग कंपनी में नौकरी करते हैं, हित की बात नहीं करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम कंपनी में आए, 9 से 5 हमारी ड्यूटी है, हमने काम किया और चल दिए, उतना हमें तनख्वाह मिल रहा है, कंपनी जिए मरे, प्रॉफिट हो लॉस हो। 95% लोगों को ये सोच नहीं। मेरी सोच ये नहीं थी, मेरी सोच ये थी कि हम जिस कंपनी में जुड़े हैं वहां दिल से जुड़े रहे। हम कंपनी के लिए अपना जितना इफर्ट हो सकता है थे, जिससे कारण कम टाइम में हमें ऐसा हो गया कि हम, हमारे बॉस के साथ मेरी बनती नहीं, क्योंकि हमारे सोच उनको सोच मिलती नहीं है। और आपको भी पता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। आप बॉस को क्रॉस करके नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप भी अगर किसी भी प्रोफेशन में जाओ, तो हम, एक बॉस से मेरी काफी बहस हो गई। तो उसने मुझे बुलाया, क्या प्रमोद, हम क्या सर, क्या ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है। उसने अपने सीट के ऊपर कुछ लिखा, क्या लिखा है, उस पर लिखा था बॉस इज ऑलवेज राइट। हम क्या दूसरी लाइन पढ़ा, इफ बॉस इज रॉन्ग, फॉलो रूल नंबर 1,
बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उसी टाइम से मैंने फिर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी नहीं करना चाहिए। 2008 का एक बहुत बड़ा फेम आया मार्केट में, फेम कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, शायद आप लोग बच्चे हो नहीं पता होगा। 2008 में पूरी इकोनॉमी बैठ गई। दिल्ली एनसीआर का मुझे पता है 85% प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग सड़कों पे थे, मतलब नौकरी चली गई थी सब। मैं भी उसी का एक हिस्सा था। हमने एक कंपनी चेंज करी, मैं डिटेल नहीं बता सकता। उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, बड़े अच्छी सैलरी पे ज्वाइन किया। और उस कंपनी में 2 महीने सैलरी मिली, उसके बाद सैलरी मिलनी बंद हो गई क्योंकि वो फेम आ गया और हम सड़क पे आ गए। अब क्या करेंगे? तो आदमी क्या करेगा? जीविका पालन करने के लिए कुछ तो करेगा ना। नौकरी जो हमें मिल रही थी वो हम कर नहीं सकते थे, इतने कम पैसे में मिल रही थी। उसमें मेरे घर के खर्चे नहीं चलते, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही थी क्योंकि मार्केट खत्म थी। 2 3 4 महीना यूं स्ट्रगल करते रहे कि अब क्या करें। फिर मैंने कहा छोड़ो जी, नौकरी करना ही नहीं। हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब नौकरी नहीं करना। फिर मैंने अपना एक कंपनी का नींव रखी, वर्मा इंजीनियर्स, और उसके नाम से अपना ठेकेदारी शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने प्राइवेट लिमिटेड कर ली। आज दिल्ली एनसीआर में हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। टॉप लेवल की जितनी कंपनियां उनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। और हम वहां बताते हैं कहाँ से हमारा कोरोना काल किताब शुरू हुआ दोबारा से। जी। और मन तो था लिखने का, दिमाग में जुनून था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। तो जैसे कोरोना काल आया, मेरे सारे स्टाफ को मैंने सैलरी दी, खाने पीने की दी, सबकी व्यवस्था करी। लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने इतना किया अपने स्टाफ के लिए। फिर मैं क्या करूं? तो मैंने फिर घर पे अपना ऑफिस का कंप्यूटर घर ले गया, पूरा घर पे ऑफिस बनाया। और काम ही नहीं है हमारा, सारा काम तो साइट का था। मतलब मेरा जो काम है साइट पे काम करने वाला काम है, कंप्यूटर वाला काम नहीं है। कंप्यूटर पे तो केवल साइट से जो चीजें होती है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके बिल बनाने हाँ। हैं। तो हमने फिर सोचा कि अब क्यों ना हम दोबारा से लिखना शुरू करें। तो मैंने फिर वहां से लिखने के सोचने लगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कोरोना काल में मैं इतना व्यस्त हो गया। सुबह उठना टाइम से, मेरी आदत है टाइम से उठने की, उठना, नहाना धोना, तैयार है, कंप्यूटर खोलना, किताब लेके लिखना शुरू कर दिया। और जितना टाइम कोरोना चलता रहा, मैं 12 घंटा 14 घंटा लिखता गया। मैंने 1,000 से ज्यादा कविताएं और बैंक्स लिखे। लिख तो लिए, फिर मुझे समझ में नहीं आया इसको ठीक कैसे करूं। हिंदी टूटी फूटी हो गई थी क्योंकि दिल्ली में आने के बाद हिंदी भूल ही गए थे। अंग्रेजी में काम करना रह गया। हिंदी के सॉफ्टवेयर नहीं पता, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है। कोई ऐप का पता नहीं था, सब हाथ से लिखा हुआ किताब में था। हाँ, बच्चों ने बताया कि पापा ये जो हाथ से लिख रहे हैं, मोबाइल में बोलोगे तो मोबाइल अपने आप हिंदी लिखने लगेगा। तो फिर मैंने मोबाइल से हिंदी लिखना शुरू किया। फिर किसी दोस्त मित्र से मुझे ऐप का पता चला, कोई ऐप होता है उस पर। फिर धीरे धीरे सारी चीजें पता लगी, तब से हमने दोबारा लिखना शुरू किया। फिर लिखने के बाद लिख तो बहुत सारा लिया, लेकिन कोई एक शैली नहीं बनी कि हम किसी किताब का रूप धारण करें। इतने टाइम में कोरोना खत्म हो गया। फिर मैं अब क्या करूं कि लिखा तो ढेर सारा है, कोई उस किताब में है, कुछ यहाँ है, कोई यहाँ संगठित नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं सोचा कि 2 4 घंटे निकालना शुरू करूं और उसको एक काव्य का रूप धारण करूं। फिर जाकर के मैंने फिर कहा कि इसे किताब बनाए, तो मैं किताब लिखना शुरू। फिर मैं, मतलब क्या होता है ना, सबके पास 24 घंटे ही है, किसी का 25 घंटे तो होता नहीं है। फिर मैं उसी 24 घंटे में कविता के लिखी हुई चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया कि मैं इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी दूं। फिर जाके मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले मैंने काव्य रचनाएं लिख ली। एक किताब हमने प्रमोद वर्मा काव्य रचना के नाम से निकाला। फिर वहाँ लिखने के बाद फिर मुझे लगा कि हमें अपनी नेटिव प्लेस, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, उसमें कुछ लिखना चाहिए। तो लॉकडाउन के दौरान लिखा तो था मैंने सब। फिर उसको मैंने पूरा समराइज करके किताब तैयार किया, जो आपके था पब्लिश करा, जिसका नाम है पुरनिया। यहाँ से चलिए। मेरी यात्रा शुरू करके यहाँ करके अटक नहीं गई है, अभी चल रही है। मतलब हमें ऐसा लगता था कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं बड़ा कठिन काम है, पढ़ाई करके निकलेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन लगता है कि आदमी जब पैदा होता है तब से लेकर के जब तक जीवित रहता है, हमेशा स्ट्रगल है। बिल्कुल। अगर आदमी अपने स्ट्रगल को पैशन बना ले हम्म। तो वो स्ट्रगल नहीं होता, वो पैशन हो जाता। तो हमने अपने काम को, अपने महत्व को हमने एक पैशन बना लिया है। जी। और स्ट्रगल का रूप बदलता रहता है। हमें ऐसा लगता था कि जब हम पढ़ रहे थे तो पैसे का बहुत अभाव होता था, मतलब वो इतना ज्यादा कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। हमेशा कमी रहती थी कि हमारे पिताजी की कोई नौकरी थी नहीं है, खेती बाड़ी थी, तो कोई मतलब रेगुलर इनकम नहीं था। कई बार ऐसे होते फीस देने के पैसे नहीं होते थे, कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे। तो उसमें लगता था यार कि कहीं हम कमाएंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। कितनी बार ऐसा हुआ कि
जैसे हम दिल्ली आए स्ट्रगल करने, तो कई बार ऐसा हुआ कि रहने की जगह नहीं है, कितने रिलेटिव रिश्तेदार थे, हम किसी के घर जाते थे तो लोग अवॉइड करते थे, उनको लगता था यार मेरे घर आएगा तो एक दिन रहेगा तो हमारा इतना नुकसान होगा, जो भी लगता होगा, मुझे तो नहीं पता, ऐसा फील होता था। तो कोई मतलब चाहता ही नहीं था हम उसी के घर जाए। ऐसे से लोग थे कि जो हम अगर उनको नमस्ते करते थे तो ऐसा ऐसे में घुमा लेते थे, नमस्ते नहीं लेते थे। वो दौर था, मतलब ये मैं बताता हूँ आपको, जब हम दिल्ली स्ट्रगल करते 95 6 7 8 का दौर। आज वो दौर है, वो जो लोग मेरा नमस्ते नहीं लेना पसंद करते थे, वो पूरी कोशिश करते हैं हमसे बात करने की, या कहीं हम जाते हैं मगर उधर देख रहे हैं तो भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है, पूछने आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आदमी अगर लगातार स्ट्रगल करता है, जो लोग उसे अवॉइड करते हैं ना, वही लोग उसके पीछे घूमते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने फील किया, जो आदमी 2 वक़्त की रोटी के लिए परेशान था, आज एक कंपनी चला रहा है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट तो है ही है। और किताब लिखना, कविता लिखना मेरा कोई मतलब फ़ील्ड नहीं। मेरा फ़ील्ड तो है बिज़नेस करना, ठेकेदारी करना, इंजीनियरिंग करना, लेकिन एक पैशन आ गया तो मैंने लिखना। और अभी 2 किताबें मेरी निकली, छप चुकी हैं। तीसरा अभी हमने तैयार, और जो उसी टाइम में लिखा हुआ, 2 किताबों को और मेरे पास क्या नाम क्या बोलते हैं उसे, मैटर पड़ा है, जिसको हमें एकत्रित करके जो है लिखना है, और फिर जब वक़्त मिलेगा तो उसे करके फिर आपके साथ पब्लिश कराएँगे। यहाँ तक हमारी जर्नी। वैसे जर्नी तो बहुत लंबी है, संक्षिप्त में हमने बता दिया आपको। तो यही हमारी है, और हम इस समय फरीदाबाद में सेटल है, क्योंकि आज दिवाली का दूसरा दिन है। हम लोग जी। कायस्थ परिवार से हैं। कायस्थ के बारे में अगर आप जानती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी। चित्रकूट महाराज के वंशज हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ एक प्रविधान है कि दिवाली के रात को हम लोग कलम दवात की पूजा कर, मतलब जगाते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद 24 घंटे तक हम लोग किताब नहीं छूते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जी। फिर जब कलम दवात की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करते हैं। चूंकि आपका इंटरव्यू था इसलिए मुझे ऑफिस खोलना पड़ा, इसलिए मैं आया, नहीं तो आज हम पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। अच्छा। ये हम लोग की परंपराएं चली आ रही है, और जो परंपराएं बनी है, हम जहाँ तक समझते हैं कि साइंसिक रूप से ही ये सही है। इसे गलत नहीं माना चाहिए, जो पहले से चली आ रही है। और अगर उसको इंजीनियरिंग तौर पे देखें तो सत्य है। जैसे एक हम कहीं पढ़ रहे थे कि जो सूर्य ग्रहण होता है, आपको भी पता हो कब होता है? कुछ है आइडिया आपको? क्या सर? सूर्य ग्रहण सूर्य हाँ ग्रहण हाँ, कब लगता है? आप बताइए। अमावस्या के दिन ही लगता है सूर्य ग्रहण। अगर अच्छा। अंग्रेजी महीना से देखें तो कोई हाँ एक हाँ। फिक्स डेट नहीं आता, जैसे 15 अक्टूबर है या 20 अक्टूबर है, तो हर साल 20, जब भी सूर्य ग्रहण 20 अक्टूबर को नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा अमावस्या के दिन ही लगेगा। तो मतलब अंग्रेजी महीने से वो नहीं मैच करता, हिंदी महीने से ही वो मैच करता है। या चंद्र ग्रहण जब भी लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है, ऐसा हमें पता है। आप चेक कर लेना सही है या गलत। तो वो भी हिंदी महीने को मैच करता है। तो जो हमारी हिंदी की चीजें बनाई गई है, जो इतिहास में हमें, जो हमारी वो चली आ रही है परंपरा है, वो जो मैं समझता हूँ 100% सत्य है। उसमें कहीं भी भ्रमित होने की जगह नहीं है, जैसा हमें याद। जी, और बताएं। अमेजिंग सर। सो सर, जैसे आपने कहा कि आपने एक किताब लिखी है कि आपके परिवार वाले इसको रीड करें, परिवार के जो भी सदस्य हैं। तो परिवार का महत्व आप अगर बताते तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब हमारी ऑडियंस को भी, हम सबको। देखिए, आज की डेट में तो हमें बड़ा तकलीफ होता है जी। परिवार के बारे में, जो आज के हालात हो गए हैं। कि मतलब ऐसे ऐसे घर हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, संस्कार ही भूल गए हैं। हम लोग का जो जनरेशन निकला है, बड़े ही एक जॉइंट फैमिली से निकला हुआ। हुँ। और जैसे आज से करीब 40-50 साल पहले हमारे फादर के मेरे फादर के फादर, तो 3 भाई थे। तीनों लोग एक एक घर बनाया गांव में, करीब 1 बीघे हवेली टाइप का घर बनाया। और वहीं से निकले तीनों परिवार, वहीं से निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और बिछड़ते चले गए, दूर होते चले गए। मतलब कोई वहां जो जो सारे में गए, अपना फ्लैट लिए, 2 कमरे मकान लिए, रहने लगे। लेकिन हमारे घर में आज भी, जैसे मेरे मेरे ग्रैंडफादर की जो सीरीज है, आपस में जुड़े हुए हैं। जो हमने किताब लिखा है पुरैनिया एक हकीकत, तो पुरैनिया गांव में हमारी जमीन है। 2 कमरे मकान हैं, 2 फ्लैट हैं। 2 कमरे मकान हैं, 2 फ्लैट हैं। 2 कमरे मकान हैं, 2 फ्लैट हैं। तो वो भी हिंदी महीने से वो मैच करता है। या चंद्र ग्रहण जब भी लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है।
प्रॉपर्टी है, वहां से हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आदमी को, जैसे पुराने जमाने में एक बुजुर्ग होता था घर में, उसकी सारे कहना मानते थे जी। और अनुसरण करते थे, और आज की डेट में वो चीज खत्म हो गया है। तो वो नहीं होना चाहिए। आदमी को ज्वाइंट फैमिली का महत्व देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, कई बार हमें ऐसा देखा, सुनने में आया कि फलाना मर गया जी, उसके घर में 15 दिन 10 दिन बाद पता चला कि फलाने मर गए जी। कोई जब महक आने लगी, बेटा कहाँ है जी, लंदन में है, वो कहाँ जी, अमेरिका में है। वहां किसी तरह कांटेक्ट किया गया, तो वो संस्कार करने तक नहीं आएगा, आप संस्कार कर दीजिए। इससे बड़ी और दुर्दशा तुम्हारे परिवार की क्या हो सकती है। यहाँ यही नहीं, मैं यहाँ गया था अभी गुड़गांव में, कई सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं। मतलब लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इससे और बड़ा देश का अभिशाप क्या हो सकता है। मैं तो सरकार से, अगर सरकार में आया या मेरे को सरकार में जाने का मौका मिले, तो अनुरोध करूंगा कि वृद्धाश्रम बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए। बिल्कुल। जबकि जो काम ये लोग कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। पहले तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जिंदगी एक किराए का उधार है। हम यहाँ एक नेचर के थ्रू, माता पिता के थ्रू हम जमीन धरती पे आए हैं, और हमें लाइफ दी हुई जीने के लिए। उसके बाद हमें चले जाना, हमारे पास ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, ये कमा लिए, उतने लोग दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए, ले जाने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वस्त्र भी आपको त्याग करके जाना है। तो मेरे कहने का मतलब, आदमी को जो परिवार है, परिवार के साथ जुड़ के रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए। बीच में ऐसी भ्रमित आएगी, हम जात नहीं मानते, हम पात नहीं मानते हैं, हम धर्म नहीं मानते हैं, मत मानिए, लेकिन संस्कार को तो मानिए। ठीक है, बिल्कुल। आपने कह दिया आप हिंदू धर्म नहीं मानते, मुसलमान धर्म नहीं मानते, हम जो है सनातन मानते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इंसानियत तो मानिए, संस्कृत तो अपनी मानिए। जी सर। मतलब, और हर चीज में में जो है साइंटिफिक मत, जैसे बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, उसका भी एक अगर उसकी व्याख्या की जाए तो उसका भी एक साइंटिफिक महत्व है। लोग कहते हैं गुड बाय डैडी, गुड बाय मम्मी, गुड बाय करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्कार को मत भूलिए। बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि, और फिर भी यही कहना चाहूंगा कि परिवार से जुड़े रहें। परिवार का महत्व एक लाइन में बताया था, इतना सा है, जैसे आप अंगूर खरीदने जाइए, हम भी जाते हैं खरीदने, आप भी जाते होंगे, हमें बड़ा अच्छा अंगूर लगता है, आपको भी लगता है। तो आप झट पूछेंगी, एक गुच्छे में होता है अंगूर, ये बिखरा होता है, तो आप कहेंगे भैया ये कैसे है, तो बताएगा जी 100 रुपए किलो है या 200 रुपए, जो भी रेट होगा XYZ। जो बिखरा वाला होगा, आप बता पूछेंगे कितना है, वो कहेगा जी ये तो 80 रुपए किलो है। समझ में आ गया दोनों का फर्क। अगर आप जी। जुड़ के रहेंगे परिवार के साथ, आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। आप बिखर के रहेंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब एक अंगूर के गुच्छे से भी आपको सीखना चाहिए कि हाँ। कितना बड़ा महत्व है एक परिवार का, एक संगठन का। तो अगर आप परिवार के साथ जुड़े, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ फरीदाबाद में हम रह रहे हैं, अगर किसी को हमारे बारे में जानना हो, हमारे घर पहुंचना हो, तो क्या करेगा, हम कहेंगे मेरा एड्रेस ही आ जाओ, उसे पहला काम क्या करेगा, गूगल पे डालेगा मेरा एड्रेस, रास्ता पूछेगा और आएगा। यही है। अगर हम गांव में रहते हैं, गांव में परिवार का महत्व ज्यादा है कंपेयर टू शहर। हम्म। तो हमें लोग, हम कहेंगे, हम जैसे मान ले कोई हमारे गांव जा रहा है 14 किलोमीटर दूर से, हम्म। तो कहेगा हमें फलाने गांव में जाना है, तो तुरंत पूछेंगे फलाने के घर जाना है। तो मेरे को अगर जानना हो, तो मेरे पिताजी के नाम से लोग जानते हैं, जी। पिताजी के नाम से फलाने के लड़के हैं। और शहर में कैसे जानते हैं, गूगल के नाम से जानते हैं, गूगल महाराज से पूछ लो जी। तो ये परिवार का ये महत्व। और हर गांव में, हर मतलब कुटुंब में, जो गांव घर का मुखिया होता है, उसी का नाम है। बेटा बिल्कुल। कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन नाम किसका होता था, फलाने का लड़का है। ये परिवार का एक महत्व जो हमें लग रहा है। और हम तो लोग ज्वाइंट फैमिली से निकले हुए हैं, अभी हम लोग भी अलग अलग रह रहे हैं। देखो, बहुत कोशिश किया कि हमारी ज्वाइंट फैमिली रह सके, लेकिन नहीं रह सकती, क्योंकि शहरों में इतना ज्यादा दूरियां बन गई है कि कोई आदमी वहां नौकरी कर रहा है, कोई वहां नौकरी कर रहा है, बिल्कुल। कोई वहां नहीं करता। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का महत्व है और होनी भी चाहिए।
और आज की जनरेशन के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनसे भी हम तो यही कहते हैं कि परिवार का महत्व रखो और होना चाहिए। Amazing, sir. जी। Okay, so sir, do you have any message for our audience? अब देखिए, मैंने अपनी किताब तो ऑडियंस के लिए तो लिखा नहीं है, देखो, मतलब फैक्ट। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गांव का महत्व पता है, जो गांव से जुड़े हुए हैं, हम्म, जो गांव को जानना चाहते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो गांव में रहे ही नहीं है, उनको बिल्कुल। गांव के बारे में जानना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं मुझे किताब दीजिए, मैं पढ़ूंगा, आप किताब बहुत अच्छी लगी। हम्म, तो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी किताब पढ़े ना पढ़े, पढ़ते जरूर रहिए। पढ़ने से आपको संस्कार मिलते हैं, जी। आपके एक चेहरे पे प्रखर निकलती है। हम्म, और आज के बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, लास्ट में मैं गांव पे लिखी हुई जो अपने किताब में एक कविता लिखी हुई है, अब जी आप बिल्कुल कहें तो मैं सर। उसे सुना देता हूँ। उससे बिल्कुल बिल्कुल हम सर। गाँव को कितना मिस करते हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम गाँव जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ से हाँ। जाने मुझे या तो अपनी गाड़ी से जाए तो 12 घंटा लगता है, ट्रेन से जाए तो 6 घंटा लगता है। नहीं, ट्रेन से भी 12 घंटा लगता है, लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है, साल में 2 बार या 3 बार जाता है। जी सर। और रहते यहाँ है, बच्चों को भी पसंद है। कम से कम ये अच्छा है कि हमारे बच्चों को गाँव पसंद है, जाना चाहते हैं लगातार। और बच्चों को तो गाँव ही नहीं पसंद है। हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे बच्चे, कौन गाँव जाए। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हमारे बचपन में एक हमारी भतीजी थी, भतीजी लगती है, भतीजी कहे मतलब मेरी बुआ की लड़की, जो भी लगे। तो ठीक है। वो गांव नानी के साथ आई अपने, उसके शब्द मुझे अभी भी याद है। उसमें मैं 8वीं या 9वीं में पढ़ रहा था, मैं बनारस 9वीं में पढ़ रहा था, बनारस से गाँव आया था, तो गर्मी में आई वो नानी के साथ। अब नानी उसकी वहां की पैदाइशी थी, तो अब आप सोचो, जो आदमी जहाँ पैदा हुआ उसे कितना भी तकलीफ हो, लेकिन उसका वहीं मन लगेगा। बिल्कुल। वहां से तो मिट्टी से लगा होता है। तो वो नानी के साथ आई। रात को दोनों गर्मी का दिन था, लोग जो है वहाँ पंखे कूलर तो होते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे सोते थे। आंगन होता था, आंगन में चारपाई बिछती थी, चारपाई पे अपना चदरा बिछा के लेट गई नानी। और नानी उसकी और उनकी, अब हाँ। वो सुनेगी तो कहेगी मामा मेरा नाम ले रहे हैं, तो नाम नहीं लूंगा। तो वो बहुत छोटी सी थी, तो कहीं नानी के अरे मच्छर काट रहा है। अरे नानी, तुमको यहाँ कौन सा सुकून मिलता है, आने मिले यहाँ के लिए पुरनिया पुरनिया करती रहती है, यहाँ और मच्छर काटता है, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, गर्मी लगती है, फिर तुमको यही सुकून मिलता है। हमको बेटा ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये उसे ही समझ में आएगा जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसका सुकून उसी को मिलता है। जैसे मैं यहाँ हूँ दिल्ली में, मेरा दिमाग हमेशा वहीं लगा रहता है, और मैं जब भी जाता हूँ जो मुझे सुकून वहां मिलता है। जैसे मैं यहाँ फरीदाबाद से गया, तो मैं सोचूं जाकर मैं बनारस होटल में रुकूं, और सुबह जाऊं गांव पे रहूं, फिर बनारस होटल में आऊं और दिल्ली आऊं, क्योंकि जो सुविधाएं वहां मिलेगी गांव तो नहीं मिलती है, आज भी नहीं मिलती। लेकिन हाँ। मैं जब भी जाता हूँ बनारस जाने में, सीधे गाँव जाता हूँ, वहीं रुकता हूँ, वहीं खाता पीता सोता हूँ, वहीं खाट में सोता हूँ अपने, मुझे वहीं पसंद आता है। मतलब मुझे वो होटल की नींद से कई सौ गुना हमारे जो आंगन की जो क्या नाम है चारपाई है, उसकी नींद अच्छी है। भले वहां मच्छर खाते हैं, मच्छर में भी सुकून आता है। तो जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं अपने, उनको वही अच्छा लगता है। मैं एक गांव पे लिखी जो हम मिस करते हैं जी, कविता सुनाता हूँ आपको, जो हमारी किताब में लिखी हुई है। बिल्कुल सर। मेरा गांव पुरैनिया, मेरा गांव पुरैनिया, कहाँ चले गए रे मेरे बचपन के गांव, कहाँ चले गए रे मेरे बचपन के गांव, कहाँ चले गए रे। नीम शरीफा लंगड़ा आम और बरगद की छाँव, नीम शरीफा लंगड़ा आम और बरगद की छाँव, नंगे पांव घूमते रहते थे पूरा गाँव। हम लोग नंगे पांव घूमते थे। ऐसा नहीं था कि जो है हमारे पास चप्पल और जूता पहन के जा सकते थे, मेरे पास होता ही नहीं था पहली बार, होता ही नहीं था। तो पहने का नंगे पांव, कभी कांटे चुभ जाते थे, कभी उसमें भी सुकून आता था। नंगे पांव घूमते रहते पूरा गांव, कहाँ चले गए रे मेरे बचपन के गांव, कहाँ चले गए रे। लौकी की खिचड़ी, चने का साग, लिट्टी नमक मिर्च आंगन में खाते थे सब साथ। लौकी की खिचड़ी, चने का साग, लिट्टी नमक मिर्च आंगन में खाते थे सब साथ। शहर में आकर ढूंढते वो स्वाद, कहाँ चले गए रे, कहाँ चले गए रे मेरे बचपन के गांव, कहाँ चले गए। जो बचपन में लिट्टी और नमक का स्वाद मिलता था, आज कहीं भी चले जाओ स्वाद नहीं मिलेगा। लिट्टी भी मिलेगी, नमक भी मिलेगी, मिर्ची भी मिलेगी, लेकिन वो स्वाद नहीं मिलेगा। दिल में उमंग व जीवन में जोश था, दिल में उमंग व जीवन में जोश था,
कबड्डी सटर्रा आइस पाइस खेलते, जो बचपन का खेल था। अब न खेले कोई खेल, न जानता कोई रे, कहाँ चले गए रे मैं बचपन के गाँव, कहाँ चले गए। अब सटर्रा कबड्डी, कबड्डी तो खैर तेज हो गई है, लेकिन सटर्रा और जो खो खो वाले खेल थे कोई जानता भी नहीं होगा, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। कोयल अशोक वीर पर कौवों के घोंसले में अंडे दे जाती, तोता नीम के खोखले में अंडे सेती रहती, गौरैया घर के खोखे में बच्चों को दाना चुगाती। तपती धूप में पक्षियों का झुंड द्वारे पानी पीने आते। अब ना जाने सब कहाँ चले गए रे, कहाँ चले गए मेरे बचपन के गाँव, कहाँ चले गए रे। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, शायद आपको पता होगा। एक कोयल होता है, एक कौवा होता है, हाँ ठीक है। जी। कोयल कभी भी अपने बच्चे नहीं सेती, अंडे देती है। कोयल क्या करती है, जहां देखती है कौवे का घोंसला होता है, उसमें अंडे दे के आ जाती है। और कौवा कोयल के बच्चे को सेता है, जब बड़ा हो जाता है तो मार के भगा देता है। तो हम लोग के गांव पे बड़ा सा अशोकवीर का पेड़ है, उसमें आए दिन ऐसा होता था कि कौवे ने तो घोंसला लगाया, उसमें कोयल के बच्चे निकल रहे हैं। तो जब मारते थे तो बच्चे नीचे गिराते थे, कई बार ऐसा होता था। कहाँ के चले गए रे मेरे बचपन के कहाँ। और गर्मी में पूरा सूख जाता था तालाब, पानी नहीं होता था, तो हम लोग अपने दरवाजे के नीचे बड़ा सा वो बना रखा था। उसमें जो चिड़िया पानी पीने आती थी तो उसमें वो पानी रखते थे। बिल्ली दिन भर म्याऊं म्याऊं करती, रात भर बिस्तर पर दुबक कर संग सोती, डब्बुआ कबरा सब पहरा देते, झबरी भोगो भोगो करती। गर्मी का दिन आते ही मेहमान बहुत से आते, गर्मी का दिन आते ही मेहमान बहुत से आते, अपने घर आंगन उत्सव सा भर जाते। अब वो न कोई मेहमान नजर ना आते, अब वो मेहमान कोई नजर ना आते, कहाँ चले गए रे मेरे बचपन के गाँव, कहाँ चले गए रे। ये ऐसा है मेरे बचपन का गाँव कि गर्मी के दिन में कम से कम 40-50 लोग आ जाते थे छुट्टियां मनाने। जी। जैसे छुट्टी मुझे जाना है, हाँ। मामा के यहाँ, क्या चाचा के यहाँ, या जो लोग शहर में आ रहे हैं। अब लोग छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा या नैनीताल। उस जमाने में लोग छुट्टी मनाने कहाँ जाते थे, गाँव पे। तो यही हमारा बचपन का गाँव। अमेजिंग। और मैं लोगों से यही संदेश देना चाहूँ, गाँव को कभी ना छोड़ें, गाँव का महत्व दे। आज जो हमें खाने को मिल रहा है ना, जो हम जी। 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हमें वो भौतिक बात तो शहरों से मिल जाएगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी मशीनों में पैदा नहीं हो सकती, वो गाँव की मिट्टी से ही पैदा होगी। तो इसलिए गाँव का महत्व न छड़े गाँव का। जी, और बताएं। अमेजिंग सर। सो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एससीएसएच पब्लिकेशन के साथ में, और अगर आपके पास कोई सजेशन है जिससे हम हमारी सर्विसेज को थोड़ा और इम्प्रूव कर सके, सो यू कैन शेयर। देखिए, पहली बात तो आज की डेट में इतने ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जो कवि लोग लिख रहे हैं, मैं तो कोई कवि तो हूँ नहीं, लिख लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें लगभग लगभग ठीक हो जाती हैं, सेंटेंस ये वो जो भी अटक। और आपके यहाँ जो क्विक सर्विस है, मतलब जैसे हमने आपको मैटर बना के दिया, आपने तुरंत चेक करके आगे बढ़ा दिया, ये मुझे किसी पब्लिकेशन में दिखा नहीं। अब जो भी रीजन रहा हो, और मुझे ऐसी कोई त्रुटि दिखी नहीं कि जो है हम बताएं कि आप इसमें सुधार करें। हाँ, इतना मुझे जरूर लगा कि हमें कोई भी जो लिंक मिलेगा हम उसे फॉरवर्ड करें कि आप यहाँ से पब्लिकेशन कराएं। जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा औरों के साथ करती रहेंगे तो किसी को मतलब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कैसा लगा या कैसी त्रुटियां हुई। और इतने कम पैसे में पब्लिश कराना तो बहुत अच्छा है। इसमें हमें, मेरे पास कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि मैं आपसे कहें कि आप इसे संशोधन कीजिए, संशोधन के लिए मुझे नहीं दिखा। हाँ, आपका नंबर है मेरे पास, व्हाट्सएप है, मुझे लगेगा कोई संशोधन करने के लिए तो सर। मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, एक और है कि जैसे आपने बीच में एक दिन इंस्टाग्राम पे लाइव किया, तो बीच में हाँ लाइव जी। करते रहा करिए, इससे बहुत लोग जुड़ते रहेंगे। जी। जब भी आपको लगे कि जो है हाँ, मुझे पब्लिक को जो है पब्लिक तक पहुंचना है, हाँ तो जी। आज की डेट में एक सोशल प्लेटफार्म है जहाँ तक आदमी पहुंच जी। सकता है, वो सोशल प्लेटफार्म है। तो उस पे अगर आप बीच बीच में आते रहेंगे तो लोग पहुंचते रहेंगे। जैसे मैं बहुत व्यस्तता हो रही है, मैं लंच कर रहा था, यूँ देखा इंस्टाग्राम पे लाइव है, मैंने क्लिक किया तो आपका लाइव था, तो मैंने 2 मिनट मैंने भी बात कर लिया। जी। तो ये हमारी तरफ से सजेशन तो नहीं है, मतलब होते रहना चाहिए तो अच्छा है। यस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ये पूरा इंटरव्यू आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज के ज़माने में हम सभी लोग कहीं ना कहीं गांव को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक आपकी ये किताब और ये इंटरव्यू दोनों ही मच नीडेड था, लोगों को ये समझाने के लिए कि हाँ, आज भी गांव का कितना महत्व है। हम सभी का एक एग्जिस्टेंस बोले तो वही है।
तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। So thank you so much for this wonderful interview. I think we all have enjoyed this interview a lot. हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जानने को मिला, और अपने गाँव से जुड़ाव, उससे रिलेटेड जो प्यार है वो देखने को मिला। So thank you so much for this amazing interview, sir. बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नई किताब लिखेंगे, फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर। धन्यवाद। Thank you so much, sir. थैंक यू।